हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि इस चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग जो है आज फैराडे का एक्सपेरिमेंट, फैराडे के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे कि फैराडे ने एक्सपेरिमेंट क्या किया और उसने उसके बाद अपना नियम क्या दिया। उसके बेसिकली जो है दो नियम हैं, तो आज उन दोनों नियमों के बारे में पढ़ेंगे। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, प्रेरित धारा क्या है, अगर समय रहा तो लेंज का नियम भी देखा जाएगा। ठीक, तो इसमें जो चैप्टर का नाम है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो हम लोग अभी पहले एक्सपेरिमेंट तो है ही है, साइड साइड में देखा जाएगा एक्सपेरिमेंट क्या है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट था, तो हम लोग जो है कुछ भी कॉमन एक्सपेरिमेंट लेंगे। तो हेडिंग जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, उसी में प्रेरित धारा आएगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल भी आएगा। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ये हेडिंग है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, है ना। पूछता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। इस संबंध में फैराडे के नियम लिखो, इस संबंध में फैराडे के नियम लिखो। और प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करने के लिए भी पूछ सकता है। तो अलग अलग हम देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं और प्रेरित आवेश किसे कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहा जाता है, प्रेरित आवेश, प्रेरित धारा का व्यंजक जो होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक जो है हम लोग प्राप्त करेंगे। हालांकि इसमें क्या था कि पहले जो विद्युत और चुंबकत्व को अलग अलग चीज़ों माना जाता था कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थी, है ना। विद्युत और चुंबकत्व क्या था, परिघटनाएं जो है वो अलग अलग परिघटनाएं थी, अलग अलग घटनाएं थी, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थी। तो बाद में जो है वो कह लीजिए कि ये एम्पियर हुए, एम्पियर ने और फैराडे ने, एम्पियर और ऑरस्टेड ने विद्युत धारा की, एम्पियर ने और ऑरस्टेड ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ये बताया, जैसे ऑरस्टेड ने प्रयोग द्वारा ये बताया था कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता, मतलब एक करंट के वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट के बाद, एम्पियर और ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि नहीं, विद्युत और ये चुंबकत्व एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 1830 में, लगभग 1830 में आए माइकल फैराडे थे, जो इंग्लैंड का था, जोसेफ हेनरी अमेरिका में, अपने अपने प्रयोग प्रारंभ किए, है ना, कि विद्युत धारा के कारण, इनका प्रयोग इस बात पे आधारित था कि जब विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्या इसका उल्टा संभव है, मतलब क्या इसका उल्टा संभव है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या विद्युत धारा को उत्पन्न किया जा सकता है, क्या प्रकृति में ऐसा संभव है, इसका उल्टा संभव है कि अगर धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जो उत्तर था वो हाँ में था कि नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है। और ये दोनों वैज्ञानिक
जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे ने ये कर दिखाया कि इसका उल्टा भी हो सकता है। हो क्या सकता है। उस समय उन्होंने कल्पना किया, अपने दिमाग में बात सोची कि हर चीज़ का विपरीत ज़रूर होता है, तो इसका भी हो सकता है। फिर इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में कुछ भूल हुई, कुछ जगह फेल हुए, बाद में उन्होंने सुधार किया, तो जाकर के एग्जैक्टली वहाँ पर पहुँचे। तो ये घटना जो 1830 ईस्वी की है, इन्होंने अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट किया और अंततः वो सफल हुए। पहले जो है विद्युत धारा प्राप्त करना एक कठिन काम था। बैटरी द्वारा विद्युत धारा को प्राप्त किया जाता था, जो कि बहुत महंगा था। और इनके खोज से, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज से, विद्युत धारा को पाना आसान हो गया, एक आसान काम हो गया। और उसी की देन है, उन्हीं के नवीन इस खोज की देन है कि आज प्रकाश है, रेलवे ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रही हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, विद्युत से आधारित सारे उपकरण चल रहे हैं। नहीं तो आज विद्युत को प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम होता, अगर ये खोज न हुई होती तो इस खोज के हो जाने से एक मॉडर्नाइज हो गया, मतलब कि करंट जो है वो आसानी से प्राप्त हुई, सस्ती प्राप्त हुई। नहीं तो इसका उत्पादन, इसको प्राप्त करना बहुत ही महंगा काम था। इसमें बहुत सारी कहानियाँ भी चलती हैं छोटी बड़ी कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कहीं कहीं लिखा हुआ बुक में कि माइकल फैराडे जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई कुंडली बनी हुई थी, उसमें धारा मापी जुड़ा हुआ था, और बाई चांस जो है उस कुंडली से होकर कोई चुंबक गिर गया, कुंडली से होकर चला गया, तो उनकी नज़र उस पर पड़ गई कि वो जो धारा मापी था उसमें डिफ्लेक्शन आ गया एक तरफ। तो उनके दिमाग में वो बात उत्पन्न हुई कि यार इस चुंबक के इसके अंदर जाने से इसमें रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब इस तार में करंट आ गई। तो बात आई वही आई कि जब धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो चुंबक के कारण यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी धारा उत्पन्न हो सकती है, ऐसा संभव है। इसके बाद उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और इस एक्सपेरिमेंट को माने कि ये कुंडली और चुंबक के साथ जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी हम बताएंगे, इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने दुनिया के सामने लाए, लोगों के सामने लाए, तो हालांकि एक्सपेरिमेंट बृहद स्तर पे नहीं था, बड़े पैमाने पे नहीं था, एक छोटा था, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए था। तो लोगों ने पूछा, हालांकि एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, कि लोगों ने ये पूछा कि इसका क्या उपयोग है। उन्होंने कहा कि जब एक्सपेरिमेंट को लोगों के सामने लाए छोटा सा, तो लोगों का ये प्रश्न था कि इसका क्या उपयोग है। तो उस वक्त माइकल फैराडे ने एक बहुत खूबसूरत सा उत्तर दिया था। उनका उत्तर था कि जब शिशु पैदा होता है, नवजात शिशु पैदा होता है, यानी नवजात शिशु का क्या उपयोग होता है। जाहिर सी बात है कि एक शिशु जब पैदा होता है तो उसका कोई उपयोग नहीं होता, वो तो उपयोग के लायक तब होता है जब उसे हम बड़ा करके, पढ़ा लिखा करके, पालन पोषण करके उस लायक बनाते हैं। तभी तो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई थी, पैदा हुआ था, तो तुरंत उसका उपयोग थोड़ी दिखाई देगा। फिर एक्सपेरिमेंट करते करते उनमें बड़ा सुधार किए, और आज विद्युत जनरेटर जो है, जनरेटर आप जानते हैं, और जहाँ बिजली पैदा होती है, इसी सिद्धांत का काम होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से जनरेटर में बिजली पैदा होती है, और जहाँ बिजली पैदा करने का स्रोत है वहाँ यही सिस्टम लगा हुआ है, इसी सिद्धांत से बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो ये जो एम्पियर और ऑरस्टेड शुरू में जो विद्युत धारा के बारे में बताया, और ऑरस्टेड ने कहा कि
1820 की कहानी है कि करंट अगर किसी तार में जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये बात 1820 में माइकल फैराडे जोसेफ हेनरी के दिमाग में आई कि इसका विपरीत क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। प्रकृति इसका जब वो दे सकती है, मतलब है कि प्रकृति में ऐसा संभव है, इसका आर्डर देती है प्रकृति। तो उत्तर था हाँ, देती है। तो उन्होंने इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने, जो माइकल फैराडे थे, हालांकि जोसेफ हेनरी का नाम भी उसमें जुड़ा है, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण की घटनाएं जो है वो माइकल जोसेफ हेनरी की देन है। उन्हीं के नाम पे इंडक्टेंस जो प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी भी पढ़ा है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसका निष्कर्ष जो निकला, उस निष्कर्ष पर इन्होंने अपना एक नियम दिया, उसको एक नियम में बांध दिया और उसी सिद्धांत, उसी नियम का उपयोग करके उस जो है आज तमाम सारी टेक्नोलॉजी जो कह लीजिए बिजली पैदा करने की टेक्नोलॉजी है, वो उसी पर आधारित है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत सिंपल था। हालांकि इन्होंने क्या किया था कि एक चुंबक लिया हुआ था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, इसमें कुछ मुख्य मुख्य एक्सपेरिमेंट। और उसके सामने एक कुंडली लिया हुआ था और कुंडली में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया था। अब उन्होंने क्या किया कि इस चुंबक को जब कुंडली के पास लाए, कोई भी सिरा N या S, कोई भी सिरा लाए, तो इसमें जो है ये धारा मापी में विक्षेप इस डायरेक्शन में आ गया, मतलब ये विक्षेपित हो गई। और जब इसको दूर ले गए तो भी इसमें क्षणिक विक्षेप पाया धारा मापी में, और विक्षेप उसके विपरीत दिशा में आया। यानी कि चुंबक को जब इस कुंडली के पास लाए तो उन्होंने देखा कि कुंडली में विक्षेप आ गया एक डायरेक्शन में, और जब इसको दूर ले जाने लगे तो कुंडली में फिर विक्षेप आया दूसरे डायरेक्शन में। और जब कुंडली और चुंबक को कुंडली के सापेक्ष स्थिर कर दिया गया तो कुंडली में कोई विक्षेप नहीं आया। कुंडली में कोई विक्षेप नहीं है, मतलब जब तक चुंबक कुंडली के सापेक्ष स्थिर रहता है तब तक इसमें कोई विक्षेप नहीं आता है। और जब चुंबक कुंडली के आगे पीछे मोशन में होता है तब इसमें विक्षेप आता है। जब ये आगे आता है, पास आता है, तो एक तरफ, दूर जाता है तो दूसरी तरफ। वही बार बार बदल करके N ध्रुव को पास लाया गया, दूर ले जाया गया, विक्षेप आया। उसी तरह से S ध्रुव पास ले गए, दूर ले गए, विक्षेप आया। लेकिन जब ये स्थिर था तो इसमें कोई विक्षेप नहीं था। ठीक। दूसरी कंडीशन में क्या था कि इसको स्थिर करके कुंडली को आगे पीछे घिसकाया गया। इसे स्थिर रख के कुंडली को आगे पीछे घिसकाया गया तो सेम विक्षेप इसमें भी देखा गया। आगे ले गए तो विक्षेप एक तरफ, पीछे ले गए तो विक्षेप एक तरफ। इसका मतलब है, और जब कुंडली के सापेक्ष स्थिर कर दिया गया तो कोई विक्षेप नहीं। इस एक्सपेरिमेंट से ये साफ हो गया, इस एक्सपेरिमेंट से ये साफ हो गया कि चुंबक या कुंडली में से, इस एक्सपेरिमेंट से ये साफ हो गया कि चुंबक या कुंडली में से अगर कोई मोशन में होता है, यानी इनके बीच जब सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति का मतलब है कि एक स्थिर है, एक चल रहा है, या दूसरा स्थिर है, दूसरा चल रहा है, या दोनों चल रहे हैं। एक चीज और है, ये भी देखा गया कि अगर दोनों को मोशन में कर दिया गया, लेकिन अगर एक ही स्पीड से कर दिया गया तो कोई विक्षेप नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों जब सेम चाल से आगे पीछे जाएंगे तो इनमें सापेक्ष गति नहीं होगी।
क्योंकि दोनों की पोजीशन हर समय सेम रहेगी। तो इसलिए एक की स्पीड ज़्यादा और एक की स्पीड अगर कम है, अगर दोनों में सापेक्ष गति होती है तब इसने विक्षेप आया। तो इसके निष्कर्ष निकला कि चुंबक या कुंडली दोनों के बीच जब सापेक्ष गति होती है तभी इसमें क्या होता है, विद्युत इसमें जो है करंट बहती है, यानी कि विक्षेप आता है। तो यानी कि कुंडली में विद्युत धारा की जो उत्पत्ति है वो इन दोनों के बीच सापेक्ष गति के कारण, इन दोनों के बीच क्या है, सापेक्ष गति का परिणाम है, प्रतिफल होता है। अगर दोनों इसमें से कोई स्थिर है तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आता, नहीं इसमें कोई धारा उत्पन्न नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, क्योंकि इससे इसमें टच नहीं होता। इसमें बिना टच किए केवल चुंबक को आगे पीछे घुमाने से ही इसमें करंट पैदा हो गई, बिना टच के। यानी कि इस चुंबक के प्रेरणा से, प्रेरित करके प्रेरण से इसमें करंट उत्पन्न हुई। क्यों करंट उत्पन्न हुई वो हम लेंज के नियम में पढ़ेंगे डिटेल में वहाँ पर भी। तो इसी घटना को चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है कि चुंबक के आगे पीछे ले जाने से किसी कुंडली के उसमें धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो अभी आगे आया जाएगा इस पे। अब इसमें क्या है कि अब हम क्या करेंगे कि इसके स्थान पर चुंबक को हटा करके एक इसी एक्सपेरिमेंट में एक करंट एक कुंडली ले लेते हैं। कुंडली तो है ही है, और इस कुंडली में क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं ताकि इस कुंडली में करंट बहती हो, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा ही है। जब इसमें करंट जाती है तो ये धारावाही कुंडली होती है, ये भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है जैसे ये चुंबकीय। इस कुंडली को जब हम इसके आगे पीछे ले जाते हैं तो वही रिजल्ट जो चुंबक के आगे पीछे ले जाने से इसमें आया था, इसमें धारा प्रेरित हुई थी, वही रिजल्ट इसमें भी देखने को मिला था। वही रिजल्ट इसमें भी देखने को मिला था कि जब इस कुंडली को इसके पास लाया गया और इससे दूर ले जाया गया तो इसमें विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में आए, और जब कुंडली को इसके सापेक्ष स्थिर रखा गया तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आया। फिर ये भी देखा गया कि इसे स्थिर रख करके इससे धारामापी से जुड़ी कुंडली को अगर हम इसके आगे पीछे ले जाते हैं तब भी इसमें करंट बहती है और धारामापी में विक्षेप आता है। यहाँ पर भी ये रिजल्ट फॉलो ये होता है कि विद्युत धारा का प्रेरित होना कुंडली में वो दोनों की सापेक्ष गति का परिणाम है, यानी प्रतिफल है। यानी कि जब दोनों में सापेक्ष गति होगी तभी इसमें धारा प्रेरित होगी। तो एक चीज और है कि चुंबक को केवल इसके पास ले जाना ही आवश्यक प्रतिबंध नहीं है। ये निष्कर्ष, ये जो चीज रिजल्ट यहाँ मिल रहा है वही रिजल्ट और भी मिल सकता है बिना चुंबक को आगे पीछे किए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुंडली लेंगे, मान लीजिए धारामापी से जुड़ा हुआ, और इसके पास एक और कुंडली लेंगे जिससे बैटरी जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? बैटरी जुड़ी होती है, और बगल में इससे क्या लगा रहते हैं? कुंजी। तब भी वो रिजल्ट देखा गया। अब इसमें क्या है कि जब इसके सामने रख करके जब इस कुंजी को प्रेस करते हैं तो इसमें छड़े विक्षेप आता है, यानी कि डिफ्लेक्शन हो जाता है इसमें। तो ये क्या बताता है? हिलना ही बताता है इसमें करंट, ठीक। और कुछ देर के बाद ये विक्षेप गायब हो जाता है, ठीक। और जब हम कुंजी को ओपन करते हैं तो भी विक्षेप आता है और कुछ देर के बाद वो गायब हो जाता है।
मतलब ये हुआ कि इस कुंडली का जो ये की है, जब हम प्रेस करते हैं तो भी इसमें विक्षेप आता है, और जब हम ओपन करते हैं तब भी इसमें विक्षेप आता है। लेकिन जब प्रेस करने के कुछ देर बाद ये विक्षेप समाप्त हो जाता है और खोलने के कुछ देर बाद ये विक्षेप समाप्त। ठीक, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट है, यहाँ इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमने चुंबक को आगे पीछे खिसकाया था, यहाँ कुंडली में करंट प्रवाहित करके आगे पीछे खिसकाया था, चाहे यहाँ भी सापेक्ष गति दोनों के बीच थी, यहाँ भी सापेक्ष गति थी, यहाँ सापेक्ष गति नहीं थी। यहाँ को की को केवल ओपन करते समय और क्लोज करते समय ऐसा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे दोनों की सापेक्ष गति है, और इसका हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे जो कि फैराडे का पहला नियम बनता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की डिफिनीशन आती है, मतलब वो आती है। और इसके बाद हम लोग इस पे चलते हैं, है ना, कि होता क्या असल में। देखिए जब करंट, अभी यहाँ बता देते हैं कि जब करंट को ऑन किया जाता है तो करंट एक बैग मैक्सिमम मान नहीं प्राप्त कर लेती, धीरे धीरे वो मैक्सिमम मान तक, अपने शिखर वैल्यू तक, हाईएस्ट मान तक जाती है। इसके बाद फिर कॉन्स्टेंटली उससे बढ़ती रहती है। और उसी तरह से जब करंट का स्विच ऑफ करते हैं तो एक बैग जीरो नहीं हो जाती, धीरे 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 उस जीरो होती है, धीरे धीरे क्या होती है, जीरो होती है। तो हो क्या रहा है इसमें, हो ये रहा है कि क्या रीजन है कि इसमें करंट बह रही है, किस रीजन से बह रही है, यानी चुंबक को आगे पीछे ले जाने से कुंडली के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है कि इसमें करंट बह रही है। मतलब करंट बहने का रीजन क्या है, रियल में तो हम जानेंगे लेंज के नियम में। तो इसमें होता क्या है कि जब चुंबक को इसके पास लाते हैं, जानते हैं कि चुंबक से या जो भी चुंबक का स्रोत होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, यन से निकलती हैं और यस पे जाके समाप्त होती हैं। तो देखिए यहाँ से ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ऐसे निकलती हैं, ऐसे फिर इधर भी चली जाती हैं, इधर भी चली जाती, काटती नहीं है इसको ना। ठीक, तो चुंबक या कुंडली में से कोई भी जब आगे पीछे किया जाता है तभी विक्षेप आता है, और जब दोनों स्थिर होते हैं तो कोई विक्षेप नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि जब हम चुंबक को आगे पीछे करते हैं तो इससे निकलने वाली जो फ्लक्स रेखाएं हैं, चुंबकीय फ्लक्स जिसको कहते हैं, वो इस कुंडली से होकर जा रही है, उसकी संख्या में कमी बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि फ्लक्स रेखाओं में, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जब हम चुंबक को इसके पास लाते हैं तो इस कुंडली से होकर फ्लक्स रेखाएं ज़्यादा गुजरती हैं। पहले धीरे धीरे जब पास लाते हैं, जैसे कि इस तरह से, कि जैसे जब चुंबक है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे मान लीजिए है ये, और कुंडली यहाँ पे, ठीक। चलिए दो ही चुंबक देख, अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जी। अब देखिए यहाँ से क्षेत्र रेखाएं, ये हम जो है एक ही में है, चलिए इसको दिखा देते हैं पहले तो फिर दूसरा बना। अब देखिए यहाँ से फ्लक्स रेखाएं गुजरी, यहाँ गई, यहाँ गई, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कि अब देखिए कुंडली से कितनी फ्लक्स रेखाएं जा रही हैं, 3। और जब कुंडली को या चुंबक को आगे, मान लीजिए कि इस कुंडली को आगे कर दिया गया कुछ, तो देखिए कितनी जा रही हैं, 5।
और भी आगे कर दिया गया तो देखिए कितनी जा रही है 7। मतलब जैसे जैसे कुंडली या चुंबक को एक दूसरे के करीब लाया जा रहा है तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले 3, 5, 7 ऐसे ऐसे, यानी कि जो फ्लक्स रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उनमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। और जब हम दूर ले जा रहे हैं तो घटते हुए जा रहे हैं, यानी फ्लक्स जब पास लाते हैं तो फ्लक्स धीरे 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 बढ़ता है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। और जब दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स धीरे 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 घटता है, तो भी परिवर्तन। मतलब दोनों ही कंडीशन में कुंडली से होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें लगातार परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन के कारण ही इसमें करंट पैदा होती है। क्यों? क्योंकि जब हम दोनों को स्थिर रख देते हैं तब इसमें कोई विक्षेप नहीं आता। इसका मतलब है कि फ्लक्स जब दोनों स्थिर होते हैं तो कांस्टेंट फ्लक्स इससे गुजरता है। तो जैसे साथ जा रहा है तो हमेशा साथ ही जा रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन इसका मतलब नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें करंट नहीं बह रही है ना। यानी जब तक हम कुंडली को आगे पीछे करते रहते हैं तब तक इसमें करंट बहती है, जैसे रोक देते हैं नहीं बहती। इसका मतलब है कि जब कुंडली से हो करके फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है तब कुंडली में करंट बहती है, परिवर्तन होना बंद हो जाता है, करंट नहीं बहती है। तो इसका निष्कर्ष निकला, जिसका वो पहला नियम है उन्होंने दिया कि किसी कुंडली से बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसी कुंडली से बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, मतलब इसके बाद धारा उत्पन्न होती है। अभी क्यों पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको भी बताएंगे अभी। तो अभी हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात नहीं, प्रेरित धारा की बात कर लेते हैं। लेकिन पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि पहले धारा का स्रोत उत्पन्न होगा तब धारा उत्पन्न होगी। तो इससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और ये तभी तक रहती है, यानी इसमें करंट तभी तक बहती है जब तक कि कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मतलब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती रहती है। जैसे ही दोनों रुक जाते हैं इसमें धारा बहना रुक जाती है, मतलब कि इसमें फ्लक्स परिवर्तन होना बंद हो जाता है। यानी कि जब तक कुंडली से होकर फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तब तक, जब तक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तब तक इसमें करंट बहती है, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाता है तो करंट बहना बंद हो जाता है। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकला और उन्होंने इसको पहले नियम के रूप में बांध दिया। यानी और विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण है कि कुंडली से बद्ध अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होने की घटना को ही चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल और उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? क्यों? अगर यहाँ से कुंडली तोड़ दिया जाए, यानी टूटी हो और चुंबक को आगे पीछे घिसकाया जाए तो करंट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ कटे हुए भाग में वायु भर जाती है और वायु होती है कुचालक होती है। वायु क्या होती है? कुचालक होती है। इससे होकर कि इसका प्रतिरोध अनंत होता है तो ये सर्किट पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए करंट नहीं बहती है। लेकिन इस कुंडली के अंदर से फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पे उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ होता है लेकिन करंट नहीं बहती। तो पहले इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसके बाद उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें करंट उत्पन्न होता है। बैटरी के विद्युत वाहक बल के कारण ही तो उसमें करंट बहती है। तो करंट विद्युत वाहक बल के वजह से बहती है। तो पहले इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके बाद करंट, यानी विद्युत वाहक बल ही करंट का निर्माण करता है।
ठीक। तो रियलिटी में जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, या कोई धारावाहिक कुंडली किसी कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं, या किसी कुंडली के पास रह करके धारा का मान घटाते बढ़ाते हैं, तो उस कुंडली से जुड़ी धारा मापी में विक्षेप आता है। तो होता क्या है, होता यह, और जब हम उनके धारा का मान घटाना बढ़ाना बंद कर देते हैं, या चुंबक को आगे पीछे ले जाना बंद कर देते हैं, धारावाहिक कुंडली को आगे पीछे ले जाना बंद कर देते हैं, स्थिर रख देते हैं, तो करंट प्रेरित जीरो हो जाती है। तो नहीं होता। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि जब हम इसको आगे पीछे ले जाते हैं, यानी यहाँ से जब लाना शुरू करते हैं, तो कुंडली से होकर ये जो फ्लक्स लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उनके संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, यानी इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है ना। यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है। और जब हम दूर ले जाते हैं तो फ्लक्स रेखाओं में तब भी परिवर्तन होता है, लेकिन वो घटती जाती है। यानी कि आगे पीछे ले जाने से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इसी को उन्होंने पहले नियम में बांध दिया, और इसी घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहा जाता है। ठीक। और उन्होंने दूसरा नियम, अभी हम सब लिखवाएंगे कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ, उसके कारण जो करंट उत्पन्न हुई, या उसके अंदर जो चार्ज फ्लो किए, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालें। यानी कि उसकी वैल्यू निकालें, यानी उसके मापन की बात आई, उसके मापन की बात आई, तो कैसे मापेंगे। ठीक। हाँ, एक चीज और है कि चुंबक को या धारावाहिक कुंडली को इस धारा मापी की लगी हुई कुंडली के आगे पीछे जितनी तेजी से घुमाया गया, विक्षेप उतना ही तेज होगा। इसका मतलब हुआ कि कुंडली से बद्ध फ्लक्स में जितना तेजी से परिवर्तन होगा, उतने ही अधिक करंट पैदा होगी। उतने ही अधिक क्या होगी? करंट पैदा होगी। हालांकि एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो उनका रिजल्ट था, जो हमें रिजल्ट तक पहुंचना है। बाकी एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने बहुत ही किया होगा, उसे हमने बताया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, वो किस पे निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा कि जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, जैसे डी डेल्टा फाई, जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि φ2 - φ1, ये औसत परिवर्तन है, या फिर हम लोग डी फाई मतलब इंस्टेंटेनियस परिवर्तन है, किसी क्षण की बात करें। चलिए अभी यही, तो इसके परिवर्तन की जो दर है समय के साथ, मैंने बताया कि इसके जो परिवर्तन की दर है समय के साथ, वो इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि d∅/ΔT ये फ्लक्स परिवर्तन की दर, यानी समय दर, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की दर का मतलब होता है समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन, है ना। टाइम के साथ इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। जाहिर सी बात, अगर तेज़ी से करेंगे तो टाइम का मान कम हो जाएगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ जाएगी, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें प्रोड्यूस होता है, अगर उसका मापन करें तो वो जो होता है फ्लक्स परिवर्तन की समय दर जो होती है, फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के समानुपाती होता है, यानी कि हम इसको ई से दिखाएंगे ये। हालांकि इसके आगे माइनस भी लगा होता है, अभी हम लिखेंगे माइनस क्यों आया, इसका क्या मतलब हो, लेंज के नियम में पूरा डिटेल में बताएंगे। हम केवल ये लिख देंगे कि यहाँ ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि ये जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, यानी ऋण चिन्ह लेंज के नियम से आया है। ठीक। तो ये हुआ। तो इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, हालांकि हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको d∅/dt,
इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के आता है। किसी भी मात्रक की पद्धति में एमकेएस, सीजीएस, पाउंड किसी में भी देखा गया कि के की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो इसलिए ई बराबर जो होता है माइनस, मैग्नीट्यूड अगर केवल लें, माइनस या डायरेक्शन से मतलब होता है, तो हमारा बनेगा ये d∅/dt। तो ये एवरेज प्रेरित विद्युत वाहक बल है। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ये हो जाएगा d∅/dt। यानी यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा रहता है। क्यों माइनस लगा रहता है? वो लेंज के नियम से आया है। अभी आगे जस्ट उसके लेंज का नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो ऋण चिन्ह लेंज के नियम से आया, अर्थात कि प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। ठीक, तो ये इस तरह से हम इसका मापन कर लेंगे। इस तरह से हम इसका क्या करेंगे? मापन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे। अगर मान लीजिए इस कुंडली में फेरों की संख्या n हो और सभी फेरे पास पास हों, तो इसका मतलब है कि सभी कुंडली से एक ही फ्लक्स गुजरेगा, तो तब ये उसमें n से गुणा हो जाएगा, यानी n d∅/dt, यानी इंस्टेंटेनियस। ये अगर यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस हालांकि लगेगा, वो ऋण चिन्ह जो है लेंज के नियम से आया है। ठीक, तो इनका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था। वो चुंबक और कुंडली को लेकर के, कुंडली में एक धारामापी जुड़ा था, फिर एक चुंबक को उन्होंने विस्थापित कर दिया था एक धारावाही कुंडली से, यानी एक कुंडली लिया उसमें बैटरी जुड़ी थी और एक कुंडली लिया था जिसमें धारामापी जुड़ी। उन दोनों के बीच सापेक्ष गति जब हो रही थी तो कुंडली में विक्षेप आ रहा था। उसी तरह से चुंबक और कुंडली के बीच जब सापेक्ष गति हो रही थी तो उनके साथ बीच में विक्षेप आ रहा था। और किसी धारावाही कुंडली में जिसमें की लगी थी उसमें धारा के मान को घटा बढ़ा रहे थे, मतलब की को दबाना खोलना, यानी इसको हम दबा रहे थे खोल रहे थे, दबा रहे थे खोल रहे थे लगातार। तो इस कुंडली में जिसमें धारामापी लगा था उसमें करंट बहना शुरू हो गई थी, और जब हम दबा के छोड़ दिए तो कुछ देर के बाद करंट जीरो हो गई। और उसी तरह से जब हम खोले तो खोले वक्त क्षण धारा बही, कुछ देर बाद वो समाप्त हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम की को प्रेस कर रहे थे तो धारा का मान 0 से मैक्सिमम मान तक बढ़ रहा था, और जब हम उसको ओपन कर रहे थे तो मैक्सिमम मान से 0 मान तक घटने में कुछ टाइम लगा। तो इसका मतलब करंट का मान 0 से मैक्सिमम बढ़ते वक्त और मैक्सिमम से 0 तक घटते वक्त धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो आप जानते हैं कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है फ्लक्स में भी, कुंडली से बद्ध फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। जब कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन ही रीजन है, कारण है कि इसमें वो प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाती है, और उस विद्युत वाहक बल के कारण इसमें करंट बनती है। अब करंट क्यों बनती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे बनता है, इसे हम लोग लेंज के नियम में समझेंगे, जो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे आधारित होता है। कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी लॉ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है उस पे आधारित है लेंज का नियम। वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आखिर में क्या चीज़ है जो विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होकर के फिर करंट में बदल जाता है। ठीक, तो हम चलिए, ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिसका दोनों लॉ था, और हम लोग इस बात को लिख लेते हैं। ठीक, मुझे आशा है कि इस बात को आप लोग समझे होंगे। और आप एनसीईआरटी की बुक है, कोई प्राइवेट बुक है, उसका भी आप एक्सपेरिमेंट बुक से भी पढ़िए, फैराडे का उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और क्या निष्कर्ष, क्या रिजल्ट निकाला था। ठीक, तो चलिए, हमारी पहली हेडिंग है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते किसे हैं, फिर उसका नियम देख लेते हैं। तो लिखेंगे कि किसी कुंडली से संबद्ध है ना,
यानी कि जब हम चुंबक को आगे पीछे घुमाते हैं तो कुंडली से बद्ध किसमें परिवर्तन होता है? फ्लक्स में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में। क्योंकि वो वही निष्कर्ष बता रहा है कि जब वो आगे पीछे हो रहे हैं तभी करंट आ रही है, जब स्थिर है तो नहीं। इसका मतलब आगे पीछे हो रहे हैं तो उनके हो करके फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हो रहा लगातार, वो परिवर्तन ही कारण बन रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा का। ठीक, तो किसी कुंडली से बद्ध किसी कुंडली से बद्ध या संबद्ध से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखिए जो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल को क्या कहा जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल। उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। मतलब इंड्यूस्ड होना कब कहा जाता है? जब दोनों में टच नहीं होता है, यानी कि चुंबक कुंडली से टच नहीं हो रहा है ना, चुंबक जब पास लाते हैं तो इंड्यूस्ड हो गया, प्रेरित हो गया। इंडक्शन, प्रेरण, तो प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, और इस घटना के संबंध में फैराडे ने निम्न 2 नियम दिए। एक्सपेरिमेंट किया ना, उसका जो रिजल्ट निष्कर्ष आया उसको एक नियम में बांध दिया। तो लिखेंगे कि इस घटना के संबंध में फैराडे ने निम्न 2 नियम दिए। देखिए अलग अलग किताबों में पहले नियम को दूसरा, दूसरे नियम को पहला, या दोनों नियम को एक अलग अलग ढंग का दिया। हम एक सिंपल लिख रहे हैं, है ना, जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, सिंपल है कि दोनों का पहला दूसरा नियम क्या है, जैसा कि आप लोग हाई स्कूल में इसको पढ़े थे। तो इस घटना के संबंध में फैराडे ने निम्न 2 नियम दिए, है ना। तो पहला है प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। और देखो फैराडे ने प्रथम नियम हमने क्या बताया था, वही कि इस नियम के अनुसार कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब कभी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना, धारा उत्पन्न होती है। और ये तभी तक रहते हैं जब तक कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। आपने देखा कि जब दोनों में से कोई गति में नहीं है, रुक जाते हैं, तो करंट का बहना बंद हो जाता है। तो उसी बात को उन्होंने नियम में लिख दिया। तो लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार जब कभी
किसी कुंडली से, कुंडली आयताकार वृत्ताकार कुछ भी हो सकती है, किसी कुंडली से बद्ध या संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कभी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें क्षणिक मतलब थोड़ी देर के लिए है, तो इसमें क्षणिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल व धारा उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है और ये तभी तक रहते हैं, विद्यमान रहती है और ये तभी तक विद्यमान रहती है या तभी तक रहती है केवल जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, जब तक कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक, ये फैराडे का प्रथम नियम था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसे कहते हैं, फैराडे का प्रथम नियम किसे कहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके दूसरा नियम जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल, धारा और जो प्रेरित आवेश होते हैं उसके मापन के बारे में दिया हुआ था। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब है फैराडे का द्वितीय नियम, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का द्वितीय नियम। लिखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड। तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना अगर हम कह देंगे तो उसका क्या मतलब हुआ। अगर हम कह दिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, तो इसका मतलब है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होती है। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जब हम शॉर्ट में ही बोल दिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, इसका मतलब ये सारी चीजें होंगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में तो वही हुआ जो पहला नियम हमने लिखा था, तो इसे आप शॉर्ट में भी लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कह देने से क्या हुआ कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी, हम डायरेक्ट लिखेंगे, अभी हमने बता दिया था कि के वहां हम समानुपाती नियतांक है, लेकिन के की वैल्यू हर किसी भी मात्रक में 1 होता है। किसी भी मात्रक में क्या होता है, के की वैल्यू 1 होती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में किसी कुंडली में, है ना, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न
प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग ई से प्रदर्शित करेंगे। किससे? ई से। कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चलिए लिख देते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर मतलब है कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से टाइम के साथ परिवर्तन। ये जो औसत है, अभी हम हालांकि बार बार हम इंस्टेंटेनियस वाली बात करेंगे, क्योंकि आगे हमें इंस्टेंटेनियस से मतलब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि ये लॉ है ना। उन्होंने ये बताया कि ऐसा होता है, इसका मापन इसके आधार पर किया जाता है। क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ परिवर्तन किसके सापेक्ष नापा जा रहा है? टाइम के साथ। तो टाइम के साथ जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसी को उन्होंने कह दिया कि ये इसके समानुपाती होता है। ठीक, यानी कि ई प्रोपोर्शनल हो गया डेल्टा फाई और डेल्टा टी, या हम के लगा देंगे यहाँ तो हो गया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। किसी भी मात्रक पद्धति में के की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए ई बराबर हो गया डेल्टा फाई अपॉन टी, है ना। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अभी माइनस क्यों लगा? वो लेंज के नियम से है, ठीक। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये ई एवरेज होता है, और ई ताक्षणिक जो होता है, ताक्षणिक, हालांकि हमेशा यही लिखेंगे ई ताक्षणिक डी फाई अपॉन डी टी, तो बार बार ताक्षणिक नहीं लिखेंगे। तो जहाँ n कुंडली इस तरह के हो कि इसमें n फेरे और सभी फेरे पास पास हों, एक तो सटे हुए हों, तो सभी कुंडलियों से अगर एक ही फ्लक्स गुजरेगा तो हम डी फाई अपॉन डी टी में n, तो वो फ्लक्स n गुना बढ़ जाएगा। तो फ्लक्स n गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लिखेंगे जहाँ n कुंडली में फेरों की संख्या है, जहाँ n कुंडली में फेरों की संख्या है, और जो ऋण चिन्ह है, चिन्ह लेंज के नियम से आया है। ऋण चिन्ह लेंज के नियम से आया है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने उत्पन्न होने वाले कारण का विरोध करता है। अर्थात विद्युत वाहक बल अपने उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है। इसका मतलब ये हुआ, यही हम लेंज का नियम भी है, विरोध करता है। यही बात हम लोग वहाँ लिखेंगे, लेंज का नियम। और लेंज का नियम है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का भी नियम है। तो कहने के ये माइनस लग जाने से क्या मतलब होता है कि जो विद्युत वाहक बल जिस कारण यानी फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो वो उसी कारण का विरोध करता है। ये जो है फ्लक्स में परिवर्तन जहाँ होता है उसका विरोध करेगा। प्रेरित धारा हमेशा फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगा, परिवर्तन की दर का नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा फ्लक्स में चेंज का विरोध करेगी, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती, यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये उसको घटाने का काम करेगा, इसीलिए माइनस लगा। आगे समझेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि इसके बढ़ने का ये विरोध करता है।
इसीलिए वहाँ ऋण लग गया। ठीक, ये लेंज के नियम में हम लोग देखेंगे, जस्ट आगे है। ठीक है, तो चलिए अब प्रेरित धारा और आवेश के बारे में देख लेते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश का फार्मूला निकालते हैं, जिस पे सवाल भी लग सकते हैं। इस पे भी सवाल आते हैं। तो हेडिंग है प्रेरित धारा तथा आवेश। प्रेरित धारा तथा आवेश, प्रेरित आवेश। ठीक, यदि कुंडली का प्रतिरोध R हो तो इसमें उत्पन्न प्रेरित धारा क्या होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यदि कुंडली का प्रतिरोध क्या हो, R हो, तो इसमें उत्पन्न प्रेरित धारा क्या होगी, I जो होगी वो E/R होगी। यही ना ओम के नियम से, या इसे हम लिख सकते E बराबर N/dt इंटू R, या इस तरह से I बराबर माइनस NR/d∅dt। और ये धारा कब तक रहती है, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मान लीजिए फ्लक्स में परिवर्तन dt समय तक होता है, तो यह धारा केवल फ्लक्स परिवर्तन के समय, यह धारा केवल फ्लक्स में परिवर्तन के समय यानी कि dt तक रहती है, dt तक रहती है। अतः प्रेरित आवेश जो होता है Q बराबर होता है I इंटू dt। Q बराबर क्या होगा, I इंटू dt। अब यहाँ I की वैल्यू रख दीजिए, माइनस NR/d∅dt इंटू dt कट गया, तो जो Q है वो N/R/d∅। मतलब प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता। ठीक, यानी कि प्रेरित आवेश क्या है, समय पर निर्भर नहीं करता। प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना। यहाँ देखिए फार्मूले में, यहाँ पे माइनस से नहीं मतलब है, हम इसके मैग्नीट्यूड से मतलब रखेंगे, मैग्नीट्यूड से। यहाँ पर ना माइनस तो केवल डायरेक्ट वो बताएगा, मतलब कि फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध बताएगा। तो हम जब भी सवाल लगाएंगे इसके मैग्नीट्यूड पे ध्यान देंगे ना। ऋण चिन्ह तो केवल डायरेक्शन के लिए है वहाँ पे, कि ये डायरेक्शन में विपरीत होते हैं। ठीक, तो एक चीज और है इसमें कि अगर कुंडली को बीच से तोड़ दिया जाए, अगर कुंडली बीच से टूटी हो, तो क्या उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित आवेश धारा का क्या मान है। तो अगर कुंडली बीच में टूटी हो तो टूटे भाग में हमने बताया था कि क्या भर जाता है, वायु भर जाती है। वायु जो है चाल उस धारा का क्या होता है, कुचालक होती है, तो उसका प्रतिरोध अनंत हो जाता है। लेकिन वहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल तो प्रेरित होगा, लेकिन धारा और प्रेरित आवेश के मान 0 होंगे। धारा और प्रेरित आवेश के मान क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है ना।
तो ये पूछा जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको नोट में लिख लेते हैं। तो आप ये फार्मूला और ये वो याद रखिएगा, ठीक। नोट में है ये कि यदि कुंडली बीच में कहीं टूटी हो तो टूटे हुए भाग में वायु भर जाने के कारण कुंडली का प्रतिरोध अनंत हो जाता है, क्योंकि वायु धारा की करंट की कुछ अलग होती है। देखेंगे कि यदि कुंडली बीच में कहीं टूटी हो तो उस स्थान में वायु भर जाने के कारण कुंडली का प्रतिरोध क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, प्रतिरोध अनंत हो जाता है। कुंडली का प्रतिरोध क्या हो जाता है, वायु भर जाने के कारण कुंडली का प्रतिरोध अनंत हो जाता है। तब विद्युत वाहक बल प्रेरित तो होता है, अतः विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, परंतु प्रेरित धारा व आवेश के मान शून्य होते हैं। आवेश के मान क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ये ठीक, तो उसके मान क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि कुंडली बीच में कहीं टूटी हो तो उस स्थान में वायु भर जाने के कारण कुंडली का प्रतिरोध अनंत हो जाता है, अतः विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, परंतु प्रेरित धारा और आवेश के मान क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्या होते हैं, चलिए तो अब जो है हम लोग जो है लेंज का नियम देख लेते हैं। और लेंज के नियम के बाद अगर टाइम रहा तो एक दो सवाल भी देख लेंगे इसके एग्जाम्पल के, नहीं तो सवाल अलग से लगाएंगे, ठीक। तो अब हमारी जो अगली हेडिंग है वो है लेंज का नियम। लेंज का नियम। तो लेंज जो जर्मन का भौतिकविद था, हेनरिक फ्रेडरिच लेंज, इसका नाम था हेनरिक फ्रेडरिच लेंज, है ना। ये 1834 में अपना नियम दिया था। जर्मन का भौतिक वैज्ञानिक था हेनरी जो है फ्रेडरिच लेंज, तो हम लेंज के नाम से जानते हैं। 1834 में एक नियम का निगमन किया था जिसको हम लोग लेंज के नियम से जानते हैं। तब लेंज ने 1834 में, जर्मन का वैज्ञानिक था, एक नियम का निगमन किया हुआ था, तो जिसे हम लोग लेंज के नियम से जानते हैं। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज ने एक नियम का निगमन किया था, जिसे हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है इससे। तो एक नियम दिया था, तो नियम यही था जो हमने अभी लिखा हुआ था, ऋण चिन्ह आता है कि इस नियम के अनुसार या लेंज के नियमानुसार, लेंज के नियमानुसार क्या होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है।
यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से स्वयं वो उत्पन्न होते हैं। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज ने एक नियम दिया था, वो उससे हम प्रेरित धारा की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। और लेंज का नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे आधारित होता है। अभी देखेंगे कि क्यों, पहले इसका नियम लिख लेते हैं। ठीक, तो प्रेरित धाराओं की दिशा ज्ञात करने के संबंध में लेंज ने एक नियम का निगमन किया। लेंज ने एक नियम का क्या किया, निगमन किया, जिसे लेंज का नियम कहते हैं। जिसे लेंज का नियम कहते हैं, है ना। प्रेरित धारा की दिशा या विप्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का एक और नियम है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कह सकते हैं कि सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से ये उत्पन्न होते हैं। या प्रेरित विद्युत वाहक बल की तो डायरेक्शन होती नहीं है, हालांकि ये तो दोनों जो है दिशी राशियां धारा भी है, तो हम लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, दिशा इस प्रकार होती है कि ये सदैव उस कारण का विरोध करते हैं, ये सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से उत्पन्न होते हैं। या इसकी दिशा इसमें अगर ना जोड़े तो भी कोई बात नहीं, केवल सीधा लिखें कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से उत्पन्न होती है। इनकी दिशा इस प्रकार होती है कि ये सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से उत्पन्न होते हैं। तो जैसे जिस चीज से उत्पन्न होते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से ही उत्पन्न होते हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन का ही विरोध करते हैं। प्रेरित धारा कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही उत्पन्न होती है और उसी परिवर्तन को घटाने का प्रयास करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। तो इसमें वही लिखा गया है कि इसकी डायरेक्शन भी इस प्रकार बन जाती है, प्रेरित धारा की दिशा ऐसे बनती है कि वो फ्लक्स में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन का विरोध होता है। तो उस विरोध को देखकर ही इसके डायरेक्शन को हम इस प्रकार डायरेक्शन बनाते हैं इसकी कि फ्लक्स में परिवर्तन का क्या होने लगे, विरोध होने लगे, जिससे वो उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध भी करते हैं। और इसी में हम ये भी लिख सकते हैं कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, अभी वो बताते हैं। अक्सर ये पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेंगे यह नियम
ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अभी बताएंगे क्यों होता है, कैसे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित होता है, तो पहले हम उसके डायरेक्शन देख लेते हैं ना। तो इसको हम मिटा दें। चलिए, तो लेंज का नियम बेसिकली जो है वो प्रेरित धारा की दिशा बताता है। उसमें बताता है जब करंट सर्कुलर मोशन है ना, आयताकार भी हो, लेकिन अगर सीधे धारावाही कोई चालक तार है उसके कारण प्रेरित धारा की दिशा होती है, तो उसका अलग नियम है। दाहिने हाथ के नियम, दाहिना हाथ का नियम होता है। तो इसमें क्या है कि ये जो है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। मतलब है कि इस कारण का विरोध होता है, इसीलिए वहाँ माइनस चिन्ह आया कि जिस कारण से ये उत्पन्न होता है उसी कारण का ये विरोध करता है। अब जैसे क्या है, एक कुंडली है इसके सामने, अब ये इसके पास आया तो इसमें प्रेरित करंट बहेगी, तो उस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार हो कि इस चुंबक के पास आने का विरोध करे। मतलब इस चुंबक के पास आने से इस कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो जिस कारण से उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से उत्पन्न होती है। तो चुंबक के पास आने से ही इसमें करंट आई, इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुआ, तो ये इसमें करंट जो उत्पन्न होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये इसमें होने वाले फ्लक्स का विरोध करेगी। मतलब विरोध करेगी, चुंबक से दूर जाओ, चुंबक को हटाने का प्रयास करेगी। इसका मतलब है कि ये दूर कब जाएगा, जब इसके सामने कोई इसी तरह का ध्रुव बने। मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, यानी कि करंट जो डायरेक्शन प्रेरित करंट होगी वो इस डायरेक्शन। अब देखिए, इसमें करंट बन गई तो जानते हैं कि धारावाही लूप बन गया, और धारावाही लूप जो है एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो इसके सामने वाला करंट ऐसे बहेगी कि सामने वाला फेस जो है यन ध्रुव बने, तभी यन को ये प्रतिकर्षित करेगा, इसको दूर भेजेगा और फ्लक्स के मान को घटाएगा। फ्लक्स के मान को क्या करेगा, घटाएगा। अगर ये V यहाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दूर ले जाते हैं, इसको क्या करें, दूर ले जाते हैं। तो अब इसके दूर जाने का विरोध होना चाहिए, लेंज के नियम के अनुसार इसके दूर हो जाने का विरोध होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये दूर ना जाए, इसको पास बुलाए, यानी अब फ्लक्स दूर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा ना, तो ये प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो फ्लक्स के बढ़ाने का काम करेगी। तो इसका मतलब है कि इसमें करंट ऐसे बहेगी कि सामने वाला यस ध्रुव बन जाए, यानी इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि ये इसको अट्रैक्ट करे कि दूर मत जाओ। यानी फ्लक्स घट रहा है तो कहेगी फ्लक्स को बढ़ाओ, दूर मत जाओ। तो इसमें करंट की, प्रेरित करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि इसके दूर जाने का विरोध होगा, है ना। उसी तरह से और भी स्रोत, चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी स्रोत हो सकता है, और वो वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना, क्योंकि हम इस चुंबक को आगे पीछे ले जा रहे हैं। अब जैसे कि एक करंट है ना, इसमें आई करंट बह रही है, और ये करंट धीरे धीरे क्या कर रही है, इसका मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ पर एक कुंडली रखी हुई है ना, इस तरह से मान लीजिए रखी हुई है।
तो जाहिर सी बात है कि इसके कारण जो है ये इसके सामने रखे हुए, तो ये इसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनेगी और करंट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे, मतलब यहाँ बाहर की ओर, इधर अंदर की ओर आएगी। तो यानी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर। ये वेरिएबल होना चाहिए करंट यहाँ पे, ये नहीं कि स्थिर करंट होगी तब तो नहीं होगा। इसका मतलब इसमें फ्लक्स में बार बार परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन को घटाना है, यानी इसके सामने वाला फेस क्या है, यानी इसके पास कौन सा फेस जा रहा है, यन वाला, ये अंदर जा रहा है ना, इसका मतलब यन अंदर जा रहा है और यस पीछे है, तो यन जा रहा है, तो इसका मतलब है इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो यन का विरोध करे। इसका मतलब है कि वो यन डायरेक्शन, मतलब प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी, है ना, ताकि ये दौड़ क्रॉस का मतलब है कि अंदर जा रहे हैं, यानी यन इधर है और यस पीछे, तो इसके जाने का विरोध हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी यन ध्रुव बने, ताकि यन में क्या हो, प्रतिकर्षण, है ना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी धारावाही चालक हो या चुंबक हो, वो वेरिएबल होना चाहिए, ताकि वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके पूरे चैप्टर में हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा नहीं उत्पन्न होगी। ठीक, तो इस तरह से हम जो है किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर यही करंट नीचे की जाए तो यहाँ पे क्षेत्र बाहर आ जाएगा, अब करंट की डायरेक्शन उलट जाएगी इसके, यानी कि इधर यस बनेगा, उसको खींचने का कोशिश करेगा, यानी तब वो बाहर आएगा, मतलब यस इधर है और यन इधर है, तो यस बनाएंगे ताकि यस से वो उसको रोकेगा, है ना, तो उस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। तो इस तरह से हम लोग, यानी कि कुंडली के सामने वाला फेस में करंट की डायरेक्शन ऐसी हो कि वो इधर वाले का जो ध्रुव होता है वही ध्रुव यहाँ पे भी बने, ताकि दोनों में विरोध हो, या अगर दूर जा रहा है तो इसे वापस बुलाने के लिए, यानी दोनों ध्रुव विपरीत होना चाहिए, इसका यन है इसका यन, लेकिन पास आ रहा है तो दोनों का सेम होना चाहिए, उस हिसाब से इसमें करंट बहना चाहिए। चलिए, तो ये हुआ लेंज का नियम से हम लोग प्रेरित धारा की दिशा पता कर लिए, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी है, चुंबक गिर रहा है और एक जगह और भी है कि चुंबक नीचे चला गया गिर के, इधर या सवरियन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये स्वतंत्रता पूर्वक जी से गिरेगा तो क्या इसका जो त्वरण है वो बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। अब जाहिर सी बात है जब इसके पास आ रहा है तो इसके पास आने का विरोध होगा, मतलब इसका सामने वाला फेस क्या बन जाएगा, यानी इसमें करंट ऐसे बहेगी, तो जाहिर सी बात है इसके आने का विरोध होगा, तो आने का विरोध होगा मतलब है कि ये इस एक्सेलरेशन को क्या करेगा, रोकेगा, है ना। ये जी से गिर रहा है ना,
ये जो गिर रहा है जी से गिर रहा है, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन ए होगा वो जी से कम हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा ना ये, तो यानी कि ए स्मॉलर देन जी। जी का खुद एक फिक्स क्वांटिटी है, उसका एक्सेलरेशन 9.8 होता है, लेकिन इसका जो होगा वो एक्सेलरेशन इससे कुछ कम हो जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे आएगा, तब इसका एक्सेलरेशन जो ये होगा जी से कम हो जाएगा। और वही जब नीचे जाने लगेगा तो जाहिर सी बात है ये जाएगा जी से ही, तो नीचे जाने लगेगा तो अब यस के जाने का विरोध हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, ये सिरा दूर जा रहा है ना, तो इसको पास बुलाना है, तो पास बुलाने का मतलब भी वहाँ पे करंट कैसा बन जाए, यन की तरह से, यानी इस तरह से बीच में करंट बन जाएगी, ताकि सामने वाला क्या बने, यन, और ये यस सिरे को अट्रैक्ट करे, तब ये इसको ऊपर खींच रहा है ना, यहाँ पर भी ऊपर हो रहा, तब भी यहाँ पे स्मॉलर देन जी, यानी इसके गिरने का जो त्वरण है वो जी से कम हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। यानी कि एक चीज यहाँ पे ध्यान है कि हमें फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करना है, होना है, जहाँ पर भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा ऐसी होगी कि उसको घटाएगी, ठीक है ना, धारा की दिशा ऐसी होगी कि उसको घटाएगी। अब रही बात इस तरह के क्या नाम है हाँ, कि ये विद्युत ऊर्जा संरक्षण, देखिए ऊर्जा का जो संरक्षण का नियम ये है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है न इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। कहने का मतलब है कि ऊर्जा का रूप संभव है ना, उसे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है, काइनेटिक से मैकेनिकल एनर्जी में बदला जा सकता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक में, प्रकाश में, है ना, जितनी भी ऊर्जाएं हैं सब में बदला जाता है, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो देखिए ये ऊर्जा के संरक्षण पे क्यों आधारित है। अब जैसे कि अब हम देखिए यहाँ पर देखिए दो उदाहरण लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुंडली है और जब हम चुंबक को इसके पास लाते हैं तो इसके पास आने का विरोध होता है और यहाँ पे यन सिरा बनता और करंट ऐसे डायरेक्शन में, अब इस कुंडली में करंट की दिशा ऐसी होगी कि इसका विरोध हो, ये लेंज का नियम है, तो इसके पास आने का विरोध होता है, तो ये बनता है इसके सामने वाला सिरा यन और कहता है कि दूर जाओ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा के संरक्षण का नियम का पालन होता है। हम क्या करते हैं कि इसे पास लाते हैं और यहाँ पे ये इसको रोकता है, अगर हम इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो ये इसको रोक देगा, ठीक। तो जब ये रुक जाएगा तो इसमें करंट समाप्त हो जाएगी, ठीक। जबकि हम इसको ऐसे ला रहे हैं और इसको दूर ढकेल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उस बल के विरुद्ध हम बाह्य काम कर रहे हैं, इस पे बल लगा करके इसको नज़दीक ला रहे हैं, ठीक। तो हमने वर्क किया, तो किया गया कार्य ऊर्जा के फॉर्म में बदल जाता है, यानी ऊर्जा का केवल ट्रांसफर होता है ना। तो हमने जो वर्क किया, काम किया, वो वही वर्क प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में बदल करके वही करंट में यहाँ दिखाई देता है, वही क्या करता है यहाँ पे करंट में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको पास लाते हैं तो यहाँ विरोध होता, उस विरोधी बल के विरुद्ध हम काम करते हैं, तो जो हमारा वर्क है, जो हमने काम किया, वो किस में बदल गया, एक ऊर्जा के फॉर्म में, एक विद्युत वाहक बल के फॉर्म में बदल गया और उसके कारण इसमें करंट दिखाई देती है। और जब यहाँ पे ये रुक जाता है तो किया गया कार्य जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे भी करंट जीरो हो जाती है ना। अब जब ये दूर जाता है तो तुरंत ये करंट की डायरेक्शन पलट जाती है, अब इसका विरोध यानी यस ध्रुव बनता है, अब इसको दूर जाने का विरोध होता है, तो ये दूर जाना चाहता है और ये इसको खींचता है, हम जबरदस्ती इसको दूर ले रहे होते हैं, तब भी हम वर्क करते हैं और हमारे द्वारा किया ही गया कार्य कुंडली में धारा की दिशा, धारा के रूप में या प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में
दिखाई देता है, यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के फॉर्म में चेंज हो जाता है। यानी कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है किस में बदल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जाती है। यहाँ हमने ऊर्जा का ट्रांसफ़र किया, पहले यांत्रिक ऊर्जा के रूप में थी जो हमने काम किया और उसे हमने बदल दिया किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में बदल दिया। हमारे पास एनर्जी है क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है, बशर्ते हमने आंतरिक काम करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। अब देखिए, बिना एक्सटर्नल वर्क किए या कोई चीज़ किए किसी चीज़ की एनर्जी बढ़ नहीं सकती। अगर आप ये चाहें कि किसी चीज़ की एनर्जी को बढ़ाना है तो आप उसको काम करेंगे, उसको एनर्जी देंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे, तब वो किसी अन्य एनर्जी में बदलेगी। बिना उस पर वर्क किए अगर कंटिन्यू उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा। सपोज करिए हम लेंज के नियम का उल्टा चलते हैं, है ना। उल्टा का मतलब है कि यहाँ पे मान लीजिए एन है और ये कुंडली में मान लीजिए यस बनता है। सपोज करिए करंट की डायरेक्शन ऐसा और हम इसको पास लाए थे, तो जब अगर यस बनेगा तो जाहिर सी बात है ये इसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पास में रखा हुआ बस हम थोड़ी सी इसको धक्का दे दें मामूली, जिसकी नगण्य वैल्यू हो, तो ये क्या करेगा कि ये पास आएगा, इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसी डायरेक्शन में करंट बनेगी, इसका ध्रुव यस बनेगा, इसको खींचेगा। जब हमने इसको टच किया तो ये पास आया, तो मान लीजिए यस ध्रुव बन गया। सपोज करें फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अब देखिए, अब यस जैसे ही बना एन को उसने खींचा, जब एन को खींचा तो भी ये पास गया, फिर फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फिर करंट बनी, फिर यस बना, फिर इसको खींचा। मतलब हम यहाँ से हाथ हटा दिए हैं। अब ये बार बार पास जा रहा है, यहाँ से यस ध्रुव बन रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और ये इसको खींचता जा रहा है। यानी कंटिन्यू इस पे बिना काम किए ये उसके पास चलता चला जाएगा जब तक कि इससे आकर के टच ना हो जाए, है ना। ये क्या करेगा, इसके पास बिना हमारे बाय कार के द्वारा ये इसके पास चलता चला जाएगा। तो बिना काम किए इसमें एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है, ये नियम के विरुद्ध है, ये नियम के विरुद्ध है ना। ये जो हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसके कॉन्ट्रडिक्टरी है, मतलब ये एक विरोधाभास है ना। तो इसीलिए ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे आधारित है। जब इसको पास लाते हैं तो यस नहीं एन बनता है, इसके पास आने का विरोध होता है, हम इस पे वर्क करते हैं और वर्क यहाँ दिखाई देता है। अगर ये बिना काम किए ही यहाँ एनर्जी बनने लगी तो फिर वर्क करने की ज़रूरत है, हर जगह यही सिस्टम लगा करके एनर्जी अपने आप बनाते रहिए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। ठीक, तो यह ऊर्जा का यहाँ पे नियम का विरोध हो जा रहा है, तो ये लिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ये है। इसलिए ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। वो कैसे कि जितना यहाँ ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, उतने यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में वो परिवर्तित हो जा रहा है, बदल जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक, तो चलिए आज इसका न्यूमेरिकल लगाना था और न्यूमेरिकल इससे बेस्ट न्यूमेरिकल, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है, जितने भी फार्मूले हैं अगले टर्म पे हम देख लेंगे। और अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड जैसे स्वप्रेरण है, स्वप्रेरण गुणांक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, अन्योन प्रेरण, स्वप्रेरण, जितनी भी चीज़ें हैं आगे जो भी आएंगी। अभी हालांकि इसमें 8, ये दूसरा लेक्चर है, अभी इसमें 6, 7, 8 लेक्चर चल सकते हैं। ठीक, तो इसे 1 हफ्ता लगेगा ख़त्म होने में, क्योंकि अब आगे आने वाला चैप्टर छोटा छोटा, अब टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड बुक का पहला चैप्टर थोड़ा टाइम लेगा, बाकी आगे आने वाले बुक के जो चैप्टर हैं वो जल्दी ख़त्म होंगे। तो समय से मुझे आशा है कि समय से ख़त्म हो जाएगा, बशर्ते आप इसकी अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षा की
अच्छे से तैयारी करते रहिए। और प्लीज़ जितने लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर उनको दिल से अगर मेरा प्रयास पसंद आता हो, मेरी मेहनत पसंद आता हो और मेरी बातें उनको समझ में आती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके मेरे आत्मविश्वास को और बढ़ाएं, ताकि मैं जो है जल्दी से इस पूरे जो लक्ष्य है इस सिलेबस को ख़त्म करने का बड़े उत्साह के साथ उसे पूरा कर सकूं। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।